सो लास्ट टाइम हम कंसिडर कर रहे थे स्ट्रेट एज पर डिफ्रैक्शन वाली बात, ठीक है, और हमें पोजीशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा अब ये चीज़ बात करनी है। तो हमने अभी तक जो चीज़ कही थी वो क्या कि दिस इज़ द स्ट्रेट एज और किसी पॉइंट पी पर हम बात करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया था, सोर्स से उस पी पॉइंट को मिला दिया और जहाँ भी ये वेव फ्रंट पर कट किया दैट इज़ पोल। अब इस पी पॉइंट पर क्या होगा, तो दैट ऑल डिपेंड्स कि इसमें हाफ पीरियड जोन्स किस तरीके से बनते हैं, वो मैं डिस्कशंस कर चुका हूँ। मुझे क्या देखना पड़ेगा कि भाई व्हाट इज़ द पाथ डिफरेंस फ्रॉम क्यू टू पी एंड ए टू पी। जो ए पॉइंट है यहाँ से, ठीक है, और क्यू पॉइंट है यहाँ से, ये डिस्टेंसेस क्या है, रादर मुझे पाथ डिफरेंस चाहिए। तो पाथ डिफरेंस जहाँ तक बात आएगी वो किसके बराबर होगा, पाथ डिफरेंस विल बी, मैं डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, दैट विल बी ए पी ये पाथ माइनस क्यू पी, ठीक है, ए पी माइनस क्यू पी। और ये पी पॉइंट है सपोज इट इज़ एट डिस्टेंस वाई, ठीक है, ये बात की हमने। ये डिस्टेंस आपके पास ए है और ये डिस्टेंस आपके पास बी है। अब अगर मैं ए पी की बात करूं तो ये किसके बराबर होगा, यहाँ मैं सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। इट विल बी वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, अंडर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, ये बी है ये वाई है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अपने लगा दी। तो जहाँ तक सवाल ए पी का है, ए पी आपके पास क्या बन गया, इट्स वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। अब बात आती है क्यू पी की। क्यू पी किसके बराबर है, दैट इज एस पी माइनस एस क्यू, माइनस एस क्यू। अब एस पी किसके बराबर आएगा, तो ये आप बड़े वाला ट्रायंगल कंसिडर कर लीजिए, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, तो इट विल बी वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट। तो जहाँ तक सवाल एस पी का है, एस पी आपके पास क्या होगा, इट विल बी ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये पूरा बेस बन गया, प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, होल रेशो 1/2, ये बन जाएगा। और जहाँ तक सवाल एस क्यू का है, एस क्यू नियरली ए ले लेंगे बिकॉज दिस पी पॉइंट इज वेरी क्लोज टू ओ। ये इतना क्लोज है कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम मान सकते हैं। देन एस क्यू इज नियरली इक्वल टू ए बिकॉज दिस क्यू पॉइंट इज वेरी क्लोज टू ए, बिकॉज दिस पी पॉइंट इज वेरी क्लोज टू ओ। क्योंकि हम उन्हीं पॉइंट्स की बात कर रहे हैं जो ओ से क्लोज हैं, क्योंकि आपको चीज़ पता है अगर बहुत दूर जाओगे तो वो जनरल इल्यूमिनेशन होगा, ठीक है। तो आपके पास बनेगा क्या, तो ये जो चीज़ है क्यू पी वो किसके बराबर आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, मैं क्यू पी की बात कर रहा हूँ, दैट विल बी ए प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 माइनस ए, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में अब बैठ जानी चाहिए, ठीक है। ये एस पी हमने निकाला, वो ये आया, एस क्यू इज नियरली इक्वल टू ए, तो दिस माइनस ए इज क्यू पी, और इस क्यू पी की वैल्यू को हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना, और ये माइनस साइन बीच में, तो ये माइनस और ये बन जाएगा डेल्टा, ठीक है। माइनस रादर इस सारे के साथ जाएगा, ये माइनस इसके साथ, तो इसके साथ ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके साथ माइनस था और ये माइनस आएगा, तो इसके साथ माइनस और इसके साथ प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे इसकी बात आए तो ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं, रादर वाई स्क्वायर हम कॉमन निकालने वाली बात करेंगे, ठीक है, 1 प्लस बी स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर होल रेज्ड पावर 1/2, ठीक है। रादर ये ना करके हम बी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, बी स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर होल रेज्ड पावर 1/2, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ ए प्लस बी होल स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, तो माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस
वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी स्क्वायर होल रेशो 1/2 एंड प्लस ए, ये प्लस ए एज इट इज। ठीक है, फिर हम कहते हैं y जो है बहुत ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम O पॉइंट से बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं। ये जो P पॉइंट है O पॉइंट से दूर नहीं है, तो y इज़ क्वाइट स्मॉल। अगर ऐसी बात है तो ये वाली टर्म काफ़ी कम होगी, हम बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं, तो पावर आगे आ जाएगी। तो आपके पास क्या बनेगा, ये पहले तो ये 1/2 जब इसके ऊपर जाएगा तो b रह जाएगा, और यहाँ बाइनोमियल थ्योरम लगेगी 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये x बन गया हमारा, और n क्या है 1/2, तो ये 2 1/2 का फैक्टर आने की वजह से, माइनस यहाँ भी आपके पास क्या बनेगा, जब पावर 1/2 यहाँ जाएगी तो ये a प्लस बी रह जाएगा, माइनस a प्लस बी एज इट इज, और बाकी आपके पास क्या बनेगा, दैट विल बी 1 प्लस 1/2, ठीक है, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, 1/2 मतलब 2 का फैक्टर ये आ जाएगा, एंड प्लस ए। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए हम। फिर आप क्या कीजिए, b को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या बनेगा b प्लस 1 से b मल्टीप्लाई हुआ b, और ये क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2b, एक b कैंसिल हो जाएगा, माइनस a प्लस बी 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, माइनस ये माइनस यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, और क्या बनेगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a प्लस बी, और a प्लस बी कैंसिल हो चुका है क्योंकि स्क्वायर था, और लास्ट में प्लस a। ठीक है, ये चीज़ आपके पास आ जाती है। और फिर क्या होगा, ये माइनस a है, ये a से कैंसिल, ये माइनस b है, ये b से कैंसिल, बाकी क्या बचेगा आपके पास, ये वाली टर्म माइनस ये वाली टर्म। ठीक है, तो अभी तक जो हमने किया वो क्या कि आपने डेल्टा की बात की, विच इज़ ए बी माइनस ए क्यू, ए पी की बात की, क्यू पी की बात की, ठीक है, फिर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की, ठीक, बाइनोमियल थ्योरम लगाई, बी इनटू दिस, ये चीज़ आपके पास आई, बाकी फिर नेक्स्ट पेज पे ये आपके पास बना, लास्ट में आपके पास ये बन गया वाई स्क्वायर बाई 2 दोनों में है, कॉमन आ जाएगा, यहाँ 1/b और यहाँ -1/a प्लस बी, और फाइनली डेल्टा आपके पास ये निकल के आ जाता है। ठीक है, और मैक्सिमाइज के लिए अगर बात की जाए तो ऑड नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स बनने चाहिए, ठीक है, बिटवीन Q एंड A, तो आपके पास डेल्टा 2n + 1 λ/2, तो आपके पास क्या बनेगा, दैट विल बी मैक्सिमा। और अगर ये आपके पास n लैम्डा बना तो इवन नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स एक किस्म से बने होंगे, तभी ऐसा रहा होगा, मतलब आपके पास n जो है वो 2n टाइप रहा होगा, n λ/2, तो एक्चुअली में इट इज n लैम्डा। ठीक है, तो अगर ऐसी बात है तो मैक्सिमा, और ऐसी बात है तो मिनिमा। तो किस डिस्टेंस पर आपको मैक्सिमा मिलेगा वो ये y ये आ गया, और किस डिस्टेंस पर आपको मिनिमा मिलेगा वो आपके पास ये आ गया। बट ऑल्टरनेटली आपके पास डार्क और ब्राइट बनने हैं स्ट्रेट एज की वजह से, और वो थोड़े से ही होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। मेरा कहने का मतलब, जब आप स्ट्रेट एज से बात कर रहे हो और सामने स्क्रीन है, तो यहाँ आपके पास मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ आपको मैक्सिमा दिखाई देंगे और बाकी बाद में यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन होगी। तो फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मैक्सिमा, सेकंड मिनिमा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। और इसके लिए एक हाफ पीरियड जोन बना होगा, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो किन डिस्टेंसेस के ऊपर आपको मैक्सिमा मिनिमा मिलेंगे, ठीक है, ये मैंने y की वो बातें कर दी। नेक्स्ट जो चीज़ है दैट इज कार्नो स्पाइरल। वो क्या चीज़ है, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में आपने क्या कंसिडर किया, सुपर पोजिशन ऑफ वेवलेट्स फ्रॉम ऑल्टरनेट हाफ पीरियड जोन्स। ठीक है, और सडन चेंज एज इफ आपने कंसिडर कर लिया कितना, पार्ट ऑफ λ/2, ठीक है, या फिर फेज ऑफ पाई इन गोइंग फ्रॉम वन हाफ पीरियड जोन टू अनदर हाफ पीरियड जोन। ठीक है, हमने ऐसा कंसिडर कर लिया कि हमने हाफ पीरियड जोन्स बनाए, और जब हमने हाफ पीरियड जोन्स बनाए, ठीक है, तो एज इफ देयर इज सडन चेंज, किसमें, पाथ में या फेज में, λ/2 का पाथ वाइज और पाई की टर्म्स में अगर बात की जाए फेज वाइज। अदरवाइज अगर क्रिटिकली देखा जाए तो देयर इज ग्रेजुअल चेंज। ठीक है,
ये तो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए हाफ पीरियड जोन्स बना दिए, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो यहाँ से जब चलेंगे इस पॉइंट के लिए या किसी भी पॉइंट के लिए स्क्रीन के ऊपर, देन एज वी मूव अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द, ठीक है, जो भी हमने होल कंसिडर किया है, सर्कुलर अपर्चर कंसिडर किया है, या आपने स्ट्रेट एज कंसिडर किया है, व्हाटएवर, ठीक है, उसमें जब हम हाफ पीरियड जोन्स बनाएंगे तो देयर विल बी ग्रेजुअल चेंज इन द फेज फॉर द गिवन पॉइंट, ठीक है। मतलब आप जो एब्रप्ट लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस का चेंज कंसिडर कर रहे हो या फिर पाई का फेज चेंज का कंसिडर कर रहे हो, वो कंसिडरेशन के लिए ठीक है, लेकिन देयर इज ग्रेजुअल चेंज, सो द फेज चेंजेस कंटिन्यूसली. However, the phase changes continuously in going from inner edge to the outer edge of any half period zone. This means we can divide each half period zone into a large number of sub zones. ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है. तो आप कोई भी जोन कंसिडर कर लें, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड, तो उसमें आप बिकॉज देयर इज ग्रेजुअल चेंज, आप और छोटे छोटे जोन बना दीजिए, लार्ज नंबर. जैसे फर्स्ट की बात की जाए तो मैंने बहुत सारे सब जोन्स बना दिए. अब मैं उसकी टर्म्स में बात करूं तो ग्रेजुअल चेंज होगा किसका, फेज का. तो अगर उसके लिए बात हो फेज वाइज अगर बात चलेंगे तो आप इस तरीके से एम्पलीट्यूड्स की बातें करेंगे. इन फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, जो सब जोन्स जितने भी आपने बनाए हैं, ठीक है, और उनमें 5 का फेज डिफरेंस आप चेंज, 5 इज़ वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, 5 का चेंज किया, फर्दर 5 का चेंज किया, फर्दर 5 का चेंज किया, फर्दर 5 का चेंज किया, इस तरीके से बात होती है, ठीक है. और अल्टीमेटली जब आप एज पर पहुंच जाएंगे तो देयर विल बी फेज चेंज ऑफ पाई. मतलब फाइनली आप पाई की टर्म में कुछ ऐसे आ चुके होंगे. पहले आप ऐसे चले हो, ठीक है, रादर आप ऐसे आ चुके होंगे, क्योंकि फेज चेंज ऑफ पाई की आप बात कर रहे हो, ठीक है. ये 0, ये 5, ये इस तरीके से फिर उल्टा लिया आपने, ठीक है, तो ये 5 का चेंज. तो अगर कॉन्टिन्यूसली चलोगे इट विल बी अ टाइप ऑफ स्पाइरल, ठीक है, इसको बोलते हैं कार्नोट स्पाइरल. तो अगर मैं पहले जोन की बात करूं, ठीक है, तो उसके लिए मैंने इस तरीके से 5, 2, 5, 3, 5 इस तरीके से बात कर ली. मैं दूसरे जोन के लिए भी बात कर सकता हूँ, ठीक है, मेरे पास ये सेकंड जोन भी है, इसके भी सब जोन बना सकता हूँ मैं, ठीक है, और उसके लिए फर्दर इसी तरीके से फिर मैं स्पाइरल बना सकता हूँ. तो पहले के लिए स्पाइरल जो ख़त्म हुआ, सपोज M1 पर ख़त्म हुआ, तो रिजल्टेंट इज OM1. दूसरे के लिए सपोज दैट इज OM2, तीसरे के लिए OM3 एंड सो ऑन. और इन रिजल्टेंट्स का फाइनल जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, दैट विल गिव द इंटेंसिटी, ठीक है. ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट हम निकाल रहे हैं. सो if we consider first half period zone to be divided into 10, 20, ठीक है, sub zones, then net amplitude at the edge क्या हो जाएगा, is obtained by adding amplitudes due to different sub zones. पॉलीगन लॉ लगा के आप ये चीज़ कर सकते हैं, वेक्टर एडिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है. ये तो OM1 is the resultant amplitude due to first half period, HPZ, that means half period zone. सिमिलरली सेकेंड के लिए बात कर सकते हैं, ठीक है, OM2 रिजल्टेंट हो जाएगा एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है. ऐसे बात हमारी चलती रहेगी और ऐसे आपके पास सभी हाफ पीरियड जोन्स का रिजल्टेंट आता जाएगा और उन रिजल्टेंट्स का फाइनल रिजल्टेंट वो OP से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है. गिव द नेट एम्पलीट्यूड ड्यू टू अ लार्ज नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स. तो ये जो स्पाइरल्स आपके पास आ रहे हैं वो क्या है, दे आर कार्नोट स्पाइरल्स. तो लास्ट रिजल्ट आपके पास क्या है, नेट रिजल्ट इज दिस, ठीक है. तो ये सम करके ये कार्नोट ने दिया था, इसलिए इसको कार्नोट स्पाइरल कहते हैं. जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दैट इज फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट. अभी तक हम जो बात कर रहे थे दैट वाज फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन. फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में जो सोर्स था दैट वाज एट अ फाइनाइट डिस्टेंस. अब आपके पास जो सोर्स है वेरी लार्ज डिस्टेंस, या फिर मैंने आपको बताया था सोर्स के सामने आप क्या कर दीजिए, लेंस कंसिडर कर लीजिए.
तो रेज क्या हो जाएंगी पैरेलल, रादर वेव फ्रंट आपके पास क्या हो जाएगा, दैट विल बी प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, तो इसका मतलब है जैसे सोर्स को अगर मैं इस लेंस के फोकस पर रख दूं तो रेज क्या हो जाएंगी, दे विल बी पैरेलल, और वेव फ्रंट क्या हो जाएगा, दैट इज प्लेन वेव फ्रंट। तो दैट विल एक्ट एज एन एक्सटेंडेड सोर्स, और इस वक्त जो हम डिफ्रैक्शन की बात करेंगे देन दैट विल बी फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। इसमें पैरेलल रेज की कंसिडरेशन शुरू हो जाएगी, पैरेलल सेट ऑफ रेज हम कंसिडर करेंगे हमेशा। तो जब हम सेंट्रल स्पॉट की बात करेंगे तो ये सेट हम कंसिडर कर जाएंगे, और अगर मैं डिफ्रैक्शन की बात नहीं करता तो यही सेट ऑफ रेज आगे होता, और अगर मैं यहाँ लेंस रख दूँ, ठीक है, तो ये सारी रेज क्या है, कन्वर्ज हो जाएंगी टू सिंगल पॉइंट, और मुझे एक ही स्पॉट दिखाई देता बस। क्यों? क्योंकि जब एक लेंस के सामने पैरेलल सेट ऑफ रेज चलती हैं तो वो एक ही पॉइंट पर आ जाती हैं। ठीक है, रादर अगर मैं ये लेंस कंसिडर कर रहा हूँ और ये पैरेलल सेट ऑफ रेज हैं, ठीक है, ये पैरेलल सेट ऑफ रेज हैं, तो वो एक पॉइंट पर आ जाती हैं एंड दैट इज द फोकस। ठीक है, तो अगर रेज पैरेलल हैं और पैरेलल ही चलती रहेंगी और वो एक ही पॉइंट पर आ जाती हैं और बेंडिंग नहीं होती है, तो मुझे एक ही स्पॉट नज़र आना चाहिए। ठीक है, मेरा जो कहने का मतलब है वो क्या, कि अगर मैं ये स्लिट कंसिडर करता हूँ और इस पर पैरेलल सेट ऑफ रेज इंसिडेंट करता हूँ, तब क्या होगा, अगर रेज बेंड नहीं होती, ठीक है, और मैं यहाँ अगर लेंस रख देता हूँ तो ये रेज कन्वर्ज होके सिंगल पॉइंट पर आ जाएंगी। जब बेंडिंग ही नहीं हुआ तो फिर यही पॉइंट मुझे दिखना चाहिए, बट एक्चुअली में मुझे और भी स्पॉट्स दिखाई देते हैं। इसका मतलब है रेज की बेंडिंग अराउंड द कॉर्नर हुई है, और ये कब होता है, व्हेन द साइज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ। ठीक है, तब ये बेंडिंग होती है, अदरवाइज ये बेंडिंग नहीं होती है, एंड दिस फिनोमेना इज डिफ्रैक्शन। तो मैं ये सेट ऑफ रेज जो है हर एक एंगल पर कंसिडर करूँगा, और फिर उनके लिए स्पॉट की बात होगी। ठीक है, वही डिफ्रैक्शन पैटर्न की बात होगी, और यहाँ जो रेज हैं वो पैरेलल कंसिडर की जा रही हैं। इसका मतलब है मैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ। एक चीज़ मैं दोबारा कह दूँ क्या, कि अगर ये रेज बेंड नहीं होती, ठीक है, रेज पैरेलल ही रह जाती, जैसे चली थी वैसे ही रह जाती, ठीक है, तो यही स्पॉट मुझे दिखता। अब क्या है कि मैं इसको अब हाइगन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इस वेव फ्रंट को कंसिडर करूँगा एज इफ रेज हर एक पॉइंट पर, इस पॉइंट से जैसे हर एक डायरेक्शन में चल रही हैं, इस पॉइंट से भी हर एक डायरेक्शन में चल रही हैं, इस पॉइंट से भी हर एक डायरेक्शन में चल रही हैं। तो मैंने क्या करना है, एक पैरेलल सेट ऑफ रेज उठा लेनी है, और उनके बीच में इंटरफेरेंस की बात करके मैं यहाँ डिफ्रैक्शन पैटर्न को स्टडी करूँगा। ठीक है, एक पैरेलल सेट ऑफ रेज एक एंगल वाली, ठीक है, फिर दूसरे एंगल वाली, फिर तीसरे एंगल वाली, और ये पैरेलल वाली भी फिर मैं स्टडी करूँगा, और इस तरीके से फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन स्टडी किया जाएगा। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं क्या, कि भाई आप कहते हो कि बेंडिंग होती है व्हेन द साइज ऑफ द स्लिट दैट इज ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशंस। इसको मैं एनालॉजी, एज एन एनालॉजी एक चीज़ बताऊं क्या, कि सपोज एक सामने डोर है, ठीक है, और आप जा रहे हैं, और वो डोर बहुत ही छोटा है, जितना आपका साइज है उतना ही, तो आप एकदम सीधे ना निकल के थोड़ा सा बेंड होके निकलोगे, बिकॉज आप ऐसा सोचोगे कि कहीं टकरा ना जाऊं। हालांकि ये वेव्स के साथ और पार्टिकल्स के साथ नेचर की बात अलग अलग हो गई, लेकिन जब ये साइज, ठीक है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ आपके ऑर्डर का होगा तब आप बेंड करेंगे। लेकिन अगर यही बहुत खुला सा एरिया होता और आपको जाने को बोलते तो आप सीधे निकल जाते, बेंड होने का चांस नहीं होता। तो बेंडिंग तभी होती है व्हेन द वेवलेंथ इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द स्लिट। और अब मैं जो बात नेक्स्ट करूंगा वो यही फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, ठीक है, एट सिंगल स्लिट। और देखिए इसमें मैंने ये लेंस इसीलिए कंसिडर किया ताकि पैरेलल सेट ऑफ रेज को मैं फिर दोबारा एक पॉइंट पर कंसिडर कर पाऊँ। हालांकि बहुत एंगल्स की बात होगी, मैं पैरेलल सेट ऑफ रेज ऐसे भी कंसिडर कर सकता हूँ, ठीक है, रादर किया जाता है, और मैं
ये एक्सिस के पैरेलल भी कंसिडर करता हूँ तो वो सेंटर वाले पॉइंट की बात होती है। तो इस तरीके से हर एक पॉइंट के ऊपर मैं डिफ्रैक्शन पैटर्न को स्टडी करने की बात करूँगा। और ये वाला आर्टिकल बिल्कुल वैसा है जैसे आपने +2 में किया होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये पूरा बताऊँगा, ठीक है। तो AB दैट इज़ द slit width and D capital D that is the distance of the screen from the slit, और जो F है that is focal length of this lens। तो F is nearly equal to D because ये लेंस आप काफ़ी क्लोज रखेंगे इस स्लिट के, तो F और D nearly बराबर होंगे। और ये वाला लेंस अलग है और ये लेंस जो पहले वाला है वो इस सोर्स के फोकस पर रखा गया ताकि रेज क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। और ये लेंस रखा गया ताकि जो पैरेलल सेट ऑफ रेज हैं उनके बारे में मैं कह पाऊँ कि वाकई में स्पॉट नज़र आ रहा है तो बेंडिंग हुई होगी, और स्पॉट नज़र नहीं आ रहा है तो बेंडिंग नहीं होगी। और एक्चुअली में हम क्या देखते हैं, व्हेन साइज ऑफ द स्लिट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ, तो वाकई में मुझे सेंट्रल स्पॉट की बजाय और स्पॉट भी नज़र आते हैं। इसका मतलब बेंडिंग हुई होगी, इसका मतलब डिफ्रैक्शन पैटर्न हुआ है, डिफ्रैक्शन हुआ है। तो ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, और नेक्स्ट हमारे वीडियो में मैं यही चीज़ आपको बताऊंगा।